जैसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। चलिए, तो कार्यक्रम का आगाज पवन जी के साथ शुरू करें। उससे पहले आपको बता देते हैं कि मनी सेंट्रल में आज किन महत्वपूर्ण विषयों पर, किन महत्वपूर्ण खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे, क्या पीएससी के सामने पेश होंगी सेबी चीफ। जी हाँ, सेबी चीफ को लेकर के लगातार विपक्ष का हमला लगातार देखने को मिल रहा है। क्या कुछ नई अपडेट है और क्या वाकई में सेबी चीफ को जो है पीएससी के सामने पेश होना चाहिए, डिटेल में करेंगे बातचीत। आवास योजना के नियमों में ढील, किस तरह की ढील दी जा रही है, इसका लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, विस्तार से होगी चर्चा। सस्ते क्रूड का किसे होगा फायदा। जी हाँ, कच्चे तेल में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, उसका फायदा आम जनता तक कब पहुंचेगा और किस तरीके से पहुंचेगा, डिटेल में बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ क्या सुस्त पड़ेगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, किस तरह की खबर है, डिटेल में करेंगे बातचीत। नए शिखर पर म्यूचुअल फंड बाजार। जी हाँ, लगातार एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है, इसके मायने क्या हैं, इस पर भी हम करेंगे डिटेल में बातचीत। और बदलेगी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। जी हाँ, व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर के कुछ एक नई अपडेट्स आई हैं, क्या है वो डिटेल्स, आपसे करेंगे चर्चा। लेकिन कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जो कि जुड़ी हुई है सेबी चीफ के साथ। संसद की लोकलेखा समिति यानी कि पीएससी के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पीएससी के सामने सेबी चीफ की उपस्थिति को लेकर के टिप्पणियां की है, और उन्होंने कहा है कि वहां पर सेबी चीफ को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पीएससी के सामने सेबी चीफ माधवी पुच को पेश होना चाहिए। आपको बता दें कि जब उनकी तरफ से कहा गया कि जब संसद की तरफ से रेगुलेटर को दिए गए बजट के खर्च में घपला हुआ हो, तभी जो है इस मामले पर बातचीत हो सकती है। इस बीच सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच पर देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने नया आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि माधवीपुरी बुच के पति धुवल बुच को 2019 से 21 के दौरान लिस्टेड कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से 4.78 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सर, जिस दिन से ये आरोप जो है हिंडनबर्ग की तरफ से लगाया गया, उसके बाद से जो है तमाम सफाई देने के बावजूद हम देख रहे हैं कि माधवीपुरी बुच के ऊपर लगातार हमला जारी है। क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं इसको लेकर के, एक बार के लिए जांच को लेकर के, या फिर किसी तरह की ज़्यादा और स्पष्टीकरण जो है, इस्तीफे तक की बात, क्या इस्तीफा देना चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्या टिप्पणी आप? देखिए, नई पीएससी कमेटी है विपुल, उसके चेयरमैन जो है वेणुगोपाल साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपने पिछले देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्ते से जो ये चीज़ें उजागर हो रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही हैं, उसको रिफ्यूट करने के बजाय, उसको गलत साबित करने के बजाय, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको आप गलत साबित करिए, आपके पास अगर आप जो कह रहे हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसको आप प्रेजेंट करिए। ऐसे प्रयास नहीं हुए। इसके पहले अब हिंडनबर्ग के मामले में जो जिस तरह से सेबी को घेरा गया, वो सब आप लोग जानते हैं। पर अभी जो पीएससी के लिए जो कल पीएससी की बैठक थी, पीएससी की बैठक में इंटरनल बैठक जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो भाजपा के नेता हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि साहब पीएससी के पास कोई अधिकार नहीं है उनको बुलाने का, तब तक जब तक संसद के द्वारा जो पैसे आवंटित किया जाते हैं उसमें कोई फाइनेंशियल इम्बेजलमेंट उसके साथ ना हो। कायदे से अगर आप देखिएगा तो टेक्निकली ये बात गलत हो जाएगा। आप इतिहास पर भी अगर नज़र डालते हैं, पहले भी लोक लेखा समिति के सामने या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस हो या कोई और भी कमेटी, उसके सामने मार्केट रेगुलेटर आते रहे हैं। चाहे आप आरबीआई गवर्नर की बात करें, चाहे आप सेबी के चेयरमैन की बात करें, सेबी के केतन पारेख एक घोटाला हुआ था 2002 में, मैं आपको संदर्भ के लिए बता देता हूँ। उसके बाद उसमें सेबी के चेयरमैन आए, बाकी और रेगुलेटर आए। आपने देखा होगा कि बाद के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें हमने कई बार देखा कि रघुराम राजन आए, जिसमें उर्जित पटेल आए, खासकर आप डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो ये कहना कि साहब उनको बुलाने का अधिकार नहीं है, ये अब अगली बैठक जब अभी तय हो जाएगी उसके बाद ये होगा कि साहब इनको बुलाया जाएगा।
और बुलाया जाना चाहिए कायदे से। जो संसद से ऊपर कोई नहीं है, संसद की जो समिति है उससे ऊपर नहीं है, तो उसमें रेगुलेटर को आप बुलाएंगे, और खासकर तब जब इस देश में रेगुलेटर की वजह से किसी रेगुलेटरी एजेंसी की रेपुटेशन अगर खतरे में हो, बार बार उसका रेपुटेशन इमेज पे हैमर किया जा रहा है, तो आप उसको बुला के पूछिए। और इस केस में जब दुबे साहब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई अधिकार नहीं, देखिए ये लड़ाई अलग है, कांग्रेस कुछ बोले, उसके पहले बीजेपी कुछ बोले, पर बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो कानून सम्मत है वो होना चाहिए। इस केस में इनको बुलाया जाएगा, आज न कल, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, बुलाया जाएगा। और दूसरी एक और बात मैं आपको कहता हूँ कि दबाव इतना ज़्यादा है कि इनके खिलाफ जांच भी होगी, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि शायद ये अपना टर्म ना पूरा कर पाएँ, शायद टर्म ना, जो कि जनवरी में ही शायद पूरा हो रहा है। चलिए, तो दबाव, अब ये बड़ा स्टेटमेंट है आपकी तरफ से, और ये निश्चित रूप से, क्योंकि इसको लेकर के सरकार की भी काफ़ी किरकिरी हो रही है पवन जी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब जो है वो नहीं दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी तथ्यपूर्ण बात है कि हो सकता है इस पर कोई बड़ा एक्शन हो सके। देखिए, दो चार केस अगर आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि बहुत बड़ा मामला आया तो इन्होंने एम जे अकबर साहब ने रिज़ाइन किया। ऐसे केस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे कांग्रेस की सरकारों में, और पीछे की सरकारों में जो देखने को मिला उसमें बीजेपी काफ़ी हद तक ये समझती है, जो मौजूदा सरकार है वो, इस बात को कि रिज़ाइन कराने से उसकी ज़्यादा किरकिरी होगी, तो वो अंतिम तक अड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा कई ऐसे सरकार के फैसले हुए जिसमें सरकार आखिरी वक्त जाकर सरकार ने वहाँ से तुरंत वापस लिया। ऐसे बहुत सारे केस पिछले 5-6 साल में, इसमें किसान आंदोलन वाला बिल है, उसके बाद अभी देखा आपने बजट के बाद 3-4 फैसले बदल लिए गए। तो जितना मैं समझता हूँ ये एक जो मैकेनिज्म है सरकार का, उसमें मुझे ही लगता है कि हीट इतना ज़्यादा होगा कि इनको, मैडम को या तो रिज़ाइन करना पड़ेगा या रिज़ाइन इनसे ले लिया जाएगा, इनको रिज़ाइन करने को कह दिया जाएगा, क्योंकि अभी इनके टर्म पूरे होने में 5 महीने हैं। 5 महीने तक इसको झेल पाना बड़ा मुश्किल होगा, और बल्कि कायदे से तो इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। साहब देख लीजिए, आप जांच करके देख लीजिए, और हम साइड में हैं। ये होता तो इनकी भी शुचिता बनी रहती, एजेंसी की भी, और ये होता कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की तरफ से भी रहता है। बिल्कुल। इस बीच केंद्र सरकार गाड़ियों की स्क्रैपिंग की पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। सड़क और परिवहन मंत्रालय में सचिव अनुराग जैन ने बताया कि गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी में बदलाव को लेकर के काम हो रहा है। नई पॉलिसी में स्क्रैपिंग को गाड़ी के फिटनेस लेवल के साथ जोड़ा जा सकता है, और मौजूदा व्यवस्था में स्क्रैपिंग को गाड़ी की उम्र के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता है। सर, इस पूरी खबर को जरा डिटेल में समझाइए, इसके मायने क्या हैं, और जो लोगों की गाड़ी जो है 10-15 साल पुरानी हो गई है, उनके लिए ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है? विपुल, मुझे खबर, एक्चुअली जब हमने अखबार में पढ़ा, मुझे तो सुबह सुबह ये खबर समझ में नहीं आई, और मैंने बहुत कोशिश की अलग अलग नज़रिए से इस खबर को समझने की, पढ़ने की, इसके मायने जानने की क्या है, तो हमें किसी भी एंगल से समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, जो ये फैसला सरकार ने लिया है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और ये केवल दिल्ली में लागू है, और बहुत पुरानी पॉलिसी नहीं है, अभी 2.5 साल पुरानी है कायदे से आप देखेंगे तो हमें ये लगा कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार के पास जहां इसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ रही है कि साहब ऐसा है कि जो 15 और 10 का जो बैंड है ये नहीं काम कर रहा है। हम देखेंगे कि व्हीकल्स की कंडीशंस कैसी है, ये कन्फ्यूजन कैसे हुआ। मैं आपको संदर्भ देता हूँ। ये कन्फ्यूजन ऐसे हुआ कि कल जब अनुराग जैन ने ये बात कही, सेक्रेटरी जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये बहुत सारी मांगें आ रही हैं कि हमारा व्हीकल अगर नहीं चला है, वो इस कंडीशन में उसको चलाया जा सके, वो इस कंडीशन में है जिसमें कि वो नए व्हीकल के बराबर देखने से लग रहा है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सब कुछ, सारी मशीनें काम कर रही हैं, पार्ट पुर्जे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में आ रही है, तो हमें इसको क्यों बदलना चाहिए। ये मांगें उठ रही हैं अलग अलग सेक्टर से। तो हम ये देख रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि क्या इसको, इस पर हम इंडस्ट्री से चाहते हैं कि वो हमें सुझाव दे कि हमें इसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल जैसा कि आप दिल्ली एनसीआर में लागू है, तो बाकी देश में तो कहीं लागू नहीं है। तो बाकी देश में इस तरह की जो, अगर आगे चल के हमें अगर फैसला करना होगा तो हमें किस तरह के पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, किस तरह से पॉलिसी में डिज़ाइन करनी चाहिए, इस पर हम सुझाव मांग रहे हैं। तो जो आज खबर आप अखबार में देख रहे हैं, एक्चुअली उस स्वरूप में वो नहीं है। ओह, अच्छा। हाँ, तो अगर आप, हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा था कि अच्छा, तो मामला ये है कि अभी खाली सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो इसको जो खबर जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, खबर वो है नहीं। हाँ, नहीं, कैसे होगा? मैं आपको एक तर्क देता हूँ, कैसे होगा। देखिए, यहाँ पे
तीन चीज़ें हैं। एक तो आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बेच रहे हैं, दूसरा आप एक हाइब्रिड बेच रहे हैं, तीसरा आप एक सेगमेंट है जो बहुत जल्दी फास्ट मूव कर रहा है, वो है इलेक्ट्रिक सेगमेंट। अब इस फास्ट मूविंग पूरे सेगमेंट में आपको एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है जो कि एक सर्टेन सेक्शन को सूट करेगा, जो उसी पे लागू हो रहा है। इसमें जब तक आप हॉलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हर महीने सिचुएशन बदल रहा है, तो जब तक वो नहीं पूरी तरह से जानेंगे तब तक आप एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। और ये अगर ऐसे ये करेंगे कि साहब करना है, तो फिर उस स्क्रैपिंग पॉलिसी का कोई मतलब नहीं होगा। प्लस जो पेट्रोल और डीजल के जो लोग, जो मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो वैसे ही वो हल्ला कर रहे हैं कि साहब हमारे तो व्हीकल्स की बिक्री कम हो गई है, कल को इसका इम्पैक्ट और भी होगा। तो इसलिए मुझे ये खबर थोड़ी अटपटी लगी और पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से आपको सफाई दूं। और आप आज न कल आप देखेंगे कि इस पे जो जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी की तरह की बराबर की सफाई आपको अखबारों में भी दिखेगी। तो आप ये मान के चलें कि कुछ खास बदलाव होने वाला नहीं है अभी, जब तक मतलब लंबे समय। विपुल, अभी अगर इसी के संदर्भ में आप केवल बात कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे अभी कुछ होगा। और खासकर क्योंकि एक अखबार में खबर छप गई है, तुरंत कुछ होने वाला ऐसे पॉलिसी ऐसे नहीं बनाई जाती। बिल्कुल। तो इसीलिए हम चाह रहे थे थोड़ा और इस पे स्पष्टीकरण हो जाए, क्योंकि अखबार जो है हमारे तमाम दर्शक भी पढ़ते हैं, तो कहीं वो भी इसी तरह कन्फ्यूजन में ना हो। तो आपने स्पष्टीकरण दे दिया, तो ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि स्क्रैपिंग को लेकर के अगर आप कुछ सोचने लगे उस खबर को देख करके, परेशान मत होइए। अभी पॉलिसी में बदलाव कोई बड़ा हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है। इधर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में अब ढील दे दी है। नए नियमों के तहत तब ऐसे ग्रामीण परिवार भी योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनकी मासिक कमाई 15,000 रुपये तक है, साथ में घर में फ्रिज, लैंडलाइन फ़ोन और टू व्हीलर भी रखते हैं। नियमों में बदलाव से लोअर मिडिल क्लास परिवारों को योजना का फायदा पहुंच सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक आवास योजना के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही नियमों में तमाम बदलाव किए गए हैं। सर, इस खबर के क्या कुछ मायने हैं और किस वर्ग को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है, तो इस खबर को उससे भी जोड़ करके देख सकते हैं क्या? बिल्कुल है। देखिए, इसमें जो आप ये खबर देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के जो प्रमुख योजना है, जिसको वो इस ध्यान से मान के चलते हैं कि साहब हमको इसको किसी तरह ज़मीन पर उतारना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समय पे उसको पूरा हो जाना चाहिए। आप गांव में जाके अगर बात करते हैं, जिनके घर बनाए गए हैं, आप गांव घूमिए। जो इलेक्शन में कई जगह मुझे घूमने का मौका मिला, बहुत सारी इसमें खामियां हैं, बहुत सारी लेकुना हैं, दिक्कत है। कुछ लोग पैसे देके घर बनवाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर देखिएगा तो ये आपको एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लगेगा कि सरकार जो काम कर रही है वो ज़मीन पे उतरा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो बात दिखाएंगे कि साहब देखिए हमारे पास तो कल तक घर नहीं था, अब हमारे पास घर है। तो काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल है। अब उसमें क्योंकि उस एम्बिट में ज़्यादा लोगों को इनको शामिल करना है, तो उसमें से नेचुरली आपको उसके कुछ कंडीशंस जो हैं उसमें ढील देनी पड़ेगी कि साहब उसमें मोटरसाइकिल है नहीं है, फ्रिज है नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं, तो चलिए उसको भी आप शामिल करिए। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाना है, ज़्यादा लोगों को इस एम्बिट में लेना है, इस दायरे में लेना है। तो आपको उसमें उन्होंने, सरकार ने उसको लिबरलाइज़ किया है, तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा होना चाहिए। इसका फ़ायदा होना चाहिए। अब सरकार ने फ़ायदा हो सकता है वोटों के लिए लिया हो, लेकिन अब हमारे दर्शकों के लिए और उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास अपना मकान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से सरकारी सुविधाओं से महरूम हो रहे हैं। देखिए, वोटों के लिए तो काम होता ही है। वो तो पॉलिटिक्स में बिना वोट के तो काम होता नहीं है। आप जो फैसले करते हैं उसमें वोट तो है ही है। वोट तो लेकिन कोई होता है कि वोट पे भी काम हो रहा है, कहीं वोट पे काम भी नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों के लिए अच्छी बात है सर कि मतलब लोग एक मोटरसाइकिल की वजह से आजकल की डेट में अगर बाहर हो जाते हैं उस क्राइटेरिया से, तो इसका फ़ायदा मिल रहा है। अब कल को आप ये कह सकते हैं कि साहब ये तो पहले भी हो रहा था, ये भी हो रहा है, पर ये कह देना कि एकदम से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें ज़्यादा एम्बिट में आने के बाद ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस बीच तेल उत्पादन देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से साल 2025 और 26 के लिए कच्चे तेल की खपत में कमी के अनुमान से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव अब गिर करके $70 से भी नीचे चला गया है, जो कि करीब 3 साल का निचला स्तर है। कच्चे तेल की कीमतें घटने से देश में पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही सरकार का इंपोर्ट बिल भी घट सकता है और इसका फ़ायदा भारतीय करेंसी को भी पहुंच सकता है। सर, कच्चा तेल अभी और कितना गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि
ख़ासतौर से चीन के अंदर थोड़ी सी डिमांड घटती हुई दिखाई दी है और ये लगातार जो है उत्पादन घटाने के बावजूद कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कैसे पढ़ पा रहे हैं इसे आप देखिएगा पिछले 5-7 साल के तो डॉलर इसी के आसपास आपको मिलेगा, 67 हो जाए, 65 हो जाए, 75 चला जाए, 72 हो जाए, तो जब आप देखेंगे इसका उतार चढ़ाव देखेंगे तो इसी के आसपास मिलेगा आपको। तो जो पहला सवाल आपका यह है कि साहब इस जो कच्चे तेल की कीमत है वो इसी के आसपास रहेगी, तो उसका आंसर है कि इसी के आसपास रहेगी। अब इससे ज़्यादा नीचे $+2 अगर हो जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे हमें फ़ायदा है कि अभी देखिए सरकार ने जो जैसे एक खतरा आया था यूक्रेन युद्ध के बाद, बिल्कुल, कि साहब उस समय फिर काफ़ी ऊपर गया कच्चा तेल, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद हमने एक ट्रेड डील किया रशिया से, तो हम उसके लिए हम बेनिफिशियरी रहे। अब जब यहाँ पे आ गया है तो उसका फ़ायदा हमें होगा कि हमें कच्चे तेल कम दाम पे मिलेंगे, हम फॉरेन करेंसी हमारा बचेगा, प्लस आप जो जनता जो देख रहे हैं कि आपको पेट्रोल के पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, डीजल पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हवाई जहाज़ में उड़ने के लिए आपको 99,000 पर किलोलीटर जब है, क्योंकि आप किराया ज़्यादा देते हैं। तो ये सब आपको अगर ईज़ आउट होगा तो आपको डीजल के दाम सस्ते होंगे, पेट्रोल का दाम सस्ता होगा, बशर्ते सरकार ये चाहे कि साहब जो इससे जो एक्साइज ड्यूटी की कमी है वो उसको पास ऑन किया जाए, तो तब आप इसका फ़ायदा पास ऑन फ़ायदा तब होगा जब सरकार पास ऑन करेगी। आप केवल कच्चे तेल की कीमत गिरने से उसका फ़ायदा हमें होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सरकार को प्रोएक्टिवली अप्रोच करेगी तब हो सकता है सर। लेकिन कच्चा तेल कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल को बहुत पहले ही जो है मतलब मुक्त कर दिया गया था सरकार के नियंत्रण से, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अब जैसे कि अब कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कम कीमतें होंगी, कब कम कीमतें होंगी, इसके बारे में लोगों को तुरंत राहत नहीं मिलती है। देखिए आप तो ये डीरेगुलेशन का क्या फायदा? डीरेगुलेशन जो है ना वो केवल कागजों में है। ये बात है। 20 साल से हम लोग देख रहे हैं डीरेगुलेशन होता है, थोड़े टाइम होता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में डीरेगुलेशन काम नहीं करता। जब तक डीरेगुलेशन तब तक काम करता है जब हम लोग एकदम शांति की स्थिति में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सब जब तक पैसा जा रहा है तेल कंपनियों की जेब में तब तक ठीक है, लेकिन जब सरकार को लगता है कि नहीं इससे हमें पॉलिटिकली हम इम्पैक्ट हो जाएंगे, रेमिफिकेशन हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो उस समय डीरेगुलेशन काम नहीं करता। तो जो आप कह रहे हैं वो एग्री करता हूँ उस बात से, लेकिन तब तक जो जान पे जब आ जाती है तब डीरेगुलेशन नहीं काम करता। तो फिर उसके बाद वहाँ पे आता है, वहाँ डेमोक्रेसी काम करने लग जाती है, सरकार काम करने लग जाता है। तो चलिए चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं तो उम्मीद करिए कि भाई कच्चा तेल भी सस्ता हो रहा है और प्लस चुनाव भी आ रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आप लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई इस महंगाई के दौर में वो देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जापान की रिसर्च एजेंसी के बारे में। जापान की रिसर्च एजेंसी नोमुरा का मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की ग्रोथ घट करके 6.7% पर आ जाएगी। नोमुरा से पहले दुनिया भर की अधिकतर एजेंसियों की तरफ से भारत की ग्रोथ को लेकर के जितने अनुमान आए हैं वे 7% या फिर इसके ऊपर के हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक ने तो 7.2% ग्रोथ का अनुमान लगा रखा है, लेकिन नोमुरा का अनुमान इन सभी संस्थाओं से कम है। नोमुरा को ऐसा क्या दिख रहा है जो बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? जरा ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखा देते हैं कि आखिर में अलग अलग एजेंसियों के क्या कुछ अनुमान दिए गए हैं। शायद इसके ग्राफिक्स हमने तैयार किए हुए हैं। तो देखिए FY25 में भारत की ग्रोथ के अनुमान को लेकर के क्या कुछ कहा गया। IMF कह रहा है 7%, वर्ल्ड बैंक भी यहीं इसी के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है, उनका भी मानना है 7%। ADB का मानना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो भी 7% के गिर्द है। लेकिन RBI का अनुमान सबसे ज़्यादा 7.2%। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे आखिर में जो अभी अनुमान आया है वो आया है नोमुरा की तरफ से। नोमुरा को ऐसी क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं सर जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB नहीं देख पा रहा है? क्या वो जो के शेप रिकवरी के बारे में लोग बात कर रहे हैं उसको लेकर आशंका है, या फिर कोई और कारण देखते हैं, या फिर कई बार उनका अपना अनुमान है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसमें ज़्यादा विपुल नहीं पढ़ूंगा। आप जैसे आप अभी कह रहे थे कि 6.7, तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार का जो आंकड़ा अप्रैल से जुलाई का आया है ये उसके सबसे ज़्यादा करीब है। तो मुझे लगता है ये इनका भरोसा भारत सरकार में है, उसको वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ऐसा मान के चल रहे हैं। देखिए ऐसे समझिए इसको, थोड़ा लाइटर वेन में लेते हैं। जैसे
पहले क्या होता था, पहले नहीं इतना होता था। पहले हम लोग किस किस को बेंचमार्क मानते थे, अब से 10-15 साल पहले बेंचमार्क मानते थे हम लोग भारत सरकार के आंकड़े को, हम लोग मानते थे IMF को, ADB को भी मान लेते थे, और वर्ल्ड बैंक, ये 4-5, रिजर्व बैंक ऑफ कोर्स। अब आपके पास इतने सारे, अब आप देखेंगे तो यहाँ कभी कभी इकरा भी देता है ग्रोथ बिल्कुल। के बारे में। तो एक जितने आंकड़े आ रहे हैं उतने आंकड़े सबके देखिए अपने अपने मानदंड है। नोमुरा पे भरोसा आप इसलिए करते हैं कि नोमुरा बहुत बड़ी दुनिया की रिसर्च एजेंसी है, जापान की बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है। ये इसके बाकी केसेस में भी आप देखेंगे मार्केट में इसके कहने से इधर से पैसे उधर लग जाते हैं, करोड़ों रुपए। तो इसका अपना एक रेपुटेशन है, अपना एक इमेज है। ये 6.7% संभव है कि ऐसा भी होता है कि आप आगे जाके इसको रिवाइज किया जाए, अपवर्ड रिवीजन कर सकते हैं। बट अभी तक जो हालात हैं उसमें नोमुरा को लगता है कि नहीं 6.7%, बाकी जो कंजम्पशन है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं हमारे यहाँ, उसको देख करके शायद 6.7 रहे। बट 6.7 में और जो बाकी 7.2 में देखिए बहुत, इसमें 0.3% इधर से उधर बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभी हमारे पास पूरा आधा साल पड़ा हुआ है, आधा साल पड़ा हुआ है। तो उस अगर वो 7% पे पहुंच जाएगा तो हमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि 6.7 से 7 क्यों चला गया। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं अलग अलग रिसर्च एजेंसियों के। तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश ही करूंगा कि इसको भी केवल आप एक कुछ डिटर्मिनेंट्स के आधार पर तैयार किया हुआ एक आंकड़ा मानिए, इसको कोई ऐसे सैंक्रोसैंक्ट समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये जो है, अगर इस आंकड़े को अगर बाजार ने पढ़ लिया तो फिर लोगों की बहुत सारी पूंजी डूब जाती है। 0.3% से लोग, मतलब बाजार गिर जाता है कम से कम। लेकिन सर एक चीज़ समझना चाहिए, क्या ये मानसून की वजह से चेंज हो सकता है क्या, कि मतलब मानसून में ऐसा रहा कि कुछ जगहों पर जरूरत से ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति हुई, कुछ जगहों पर अनइवन मानसून रहा, तो क्या मानसून को लेकर के कुछ पढ़ने की कोशिश की विपुल? मानसून में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल के मानसून पे निगाह डालेंगे, देखिए ये क्लाइमेट चेंज पे हुआ है। कई जगह कई जो उसको पैची मानसून बोलते हैं। तो कई जगह बहुत बारिश हो गई, कई जगहों को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये पिछले साल भी हुआ है। पर आप देखिएगा तो मोर और लेस मानसून की हालत ठीक रही है। और पिछले कम से कम 10 साल से 2014 से इस देश में मानसून ने धोखा नहीं दिया है। ऐसी ये किस्मत देखिए इंडिया की कि जब से 2014 से जब से नई सरकार आई है तब से इस देश में मानसून बहुत बढ़िया रहा है। पैची होना एक अलग बात है, सूखा पड़ना एक अलग बात है, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये कहेंगे कि मानसून इस देश में 2014 के बाद कभी धोखा नहीं दिया है। तो ये जो आंकड़ा जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये आंकड़ा मानसून को देख के तैयार हुआ होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति नहीं दिखती है। अभी आप देखिए, हम लोग पहले हफ्ते में बैठे हुए हैं, दूसरे हफ्ते में सितंबर के मानसून अब रिट्रीट कर रहा है। बिल्कुल। अब आप आखिरी आंकड़ा आपके पास आ जाएगा IMD का, आप देखिएगा मानसून बढ़िया है मानसून इस देश में। ठीक। तो मानसून की वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इस बीच चलते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार में लगातार तेजी की वजह से म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीम्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। अगस्त के दौरान लगातार 42वें महीने इक्विटी स्कीम में निवेश बढ़ा है। अगस्त के दौरान इन स्कीम में 38,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है, जिसमें कि 23,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश SIP के रास्ते आया है। म्यूचुअल फंड्स में लगातार बढ़ रहे निवेश की वजह से म्यूचुअल फंड्स का AUM 66 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस साल म्यूचुअल फंड के AUM में करीब 65% की बढ़ोतरी हुई है, और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से तमाम लोग कह रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन बाज़ार है कि गिरने का नाम नहीं ले रहा है। सर, मतलब कि भारतीय जो मध्यम वर्ग है उसने इस बार तमाम विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली रही बाज़ार में, उसकी हवा निकाल दी। पहले जरा से भी बिकवाली होती थी हमारा भारतीय बाज़ार बुरी तरह गिर जाता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से म्यूचुअल फंड निवेश ने संभाला है बाज़ार को, वो अद्भुत है। और अभी भी लगातार लोगों का निवेश जो है म्यूचुअल फंड में भरोसा बढ़ रहा है। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देखिए, म्यूचुअल फंड में हम लोग क्यों लगाते हैं? म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि आप जब जैसे छोटे छोटे जो ऑपरेटर्स आ गए मार्केट में, ऑपरेटर से मेरा मतलब जो मीडिएटर, जिसमें जीरोधा है, बाकी जो और जिसके जरिए आप कारोबार करते हैं, डिजिटाइजेशन आसान हो। हाँ, आप 4 साल के से निकाल रहे हैं, आप 2020 के बाद देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। बहुत सारे फ्रेश इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग मार्केट में आए, उन्होंने भी पैसा बनाया, और उन लोगों में ये मैसेज उन लोगों में भी गया है जो म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाना सेफ है। आप मार्केट की डायनेमिक्स नहीं समझते, आप मार्केट का रिस्क नहीं समझते, तो ऐसे में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप रिस्क पे होते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि साहब हम म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाएं। अच्छा, ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा देख के बहुत आश्चर्य इसलिए नहीं करिए क्योंकि आगे जाके और बेहतर हो सकता है। तो लोगों के पास पैसा बहुत है, मार्केट असली ऊंचाई पे पहुंच गया है, मतलब अच्छी ऊंचाई पे पहुंच गया है। उसके बाद
मार्केट के फंडामेंटल्स ठीक हैं और लगातार मार्केट अच्छा जा रहा है। हम लोग बोलते हैं कि सब मार्केट इतनी हाइट पे है और मार्केट अगर 1000 नीचे गिर जाता है तो साहब बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है। भाई परसेंटेज में आप देखिए ना, पहले 2.5% से मार्केट जब गिरता था, आपकी जानकारी इस मामले में हमसे बेहतर हो सकती है। जो 2-2.5% जब मार्केट गिरता था तब मानते थे कि मार्केट अच्छा गिरा है, अच्छा गिरा, बिल्कुल सही। यहाँ मार्केट 70,000 पे भी हो फिर भी 1000 गिर जाता, बोलता है साहब मार्केट बहुत गिर गया। तो आप ये जो देख रहे हैं, लोग पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना इसलिए चाहते हैं, उनको लगता है कि साहब बहुत अच्छा रिटर्न है। तो जब रिटर्न है तो आप ये जो आंकड़ा है, पैसा ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगा। आप ये आंकड़ा तब देखिए जब आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने नए अकाउंट खुलवाए पिछले 3 साल में। बात सही। मेरे ख्याल से इसके साथ अगर वो भी आंकड़ा लेते तो हम लोग को और समझाने में सहूलियत होती। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये जो देख रहे हैं और बेहतर होगा, और बेहतर होगा। सर क्या यही वजह है कि इस समय बैंकों की हालत खराब है, लोग बैंकों में पैसे नहीं लगा रहे हैं और डिपॉजिट कम हो रहे हैं और ज़्यादातर पैसे म्यूचुअल फंड में चले जा रहे हैं? संभव है, संभव है। ये बड़ा कारण है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में हम देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है बैंकों के अंदर, क्योंकि लोगों को बैंकों से काफ़ी बेहतर रिटर्न वो म्यूचुअल फंड में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का आपने विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने। शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां लगातार हम तक भेजते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, और मनी 9 को अगर आप तक कभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।